मुझे ऐसा क्या लगता है कि सारे पीएसयूज को मिला के एक सेंट्रलाइज रिक्रूटिंग एजेंसी बना देना चाहिए। वो रिक्रूटमेंट करे, क्योंकि के टाइम पे ऐसा स्टूडेंट था जो एकदम एज लिमिट पे ही था। मान लो कहीं पे 28 साल एज लिमिट है, उसका एज 28 साल ही है, या 25 साल एज लिमिट है, वो 25 साल का ही है। तो जब 2 साल वैकेंसी नहीं आया तो उसका तो बेड़ा गर्क हो गया। इस पे मेरा ये मानना है कि जो तरीका बिल्कुल गलत है। अगर आप 10 लाख, पहली बात, या तो आप 10 लाख नौकरी दोगे या तो आप फ्रॉड कर रहे हो। सोचते हैं इंजीनियर्स डिप्लोमा वाले, अगर हम कभी जंतर मंतर जाते हैं या कहीं और भी जाते हैं तो क्या आप हमारा साथ देंगे? क्या आप हमारा साथ देंगे? क्या आप हमारी आवाज बन के हमारे साथ खड़े रहेंगे? और मैं स्ट्रांगली इस पॉइंट को सपोर्ट करता हूं कि जो रिजर्वेशन है वो इकोनॉमिक बेस पे भी होना चाहिए, और उन लोगों को, मतलब रिजर्वेशन आप उस बंदे को रिलैक्सेशन दीजिए जो एक्चुअल ग्राउंड पे नीडी है। अब वो एस सी एस टी भी हो सकता है, वो ओबीसी भी हो सकता है, वो जनरल भी हो सकता है, ही नहीं है। लेकिन एक बात मैं और भी बोलना चाहूंगा कि हम लोग ऐसी जो पॉलिसी आती है ना, जिसमें 10 लाख वैकेंसी आती है, गवर्नमेंट 4 साल कुछ नहीं करती है, और आखिरी साल में कुछ एक लॉलीपॉप दे देती है, और हम सब लोग खुश होकर फिर उसको वोट करते हैं। कहीं कहीं पे जीएसटी लगता है, टैक्स लगता है, हम बेरोजगारों से टैक्स लगता है। जैसे कोविड में सब कुछ बंद था, कोविड में बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाए गए हैं, और बहुत सारी वैकेंसी को लेके इशू हुआ है, एग्जाम डिले हुआ है। और तो ये एज रिलैक्सेशन वाला कंपोनेंट आना चाहिए, क्योंकि मान लो, या फिर हम ट्विटर पे भी कोशिश करते हैं कि किसी को कुछ बोले तो भी हमारे ट्वीट 100 200 300 से ज्यादा नहीं जाते। क्या आप हमारी मदद करेंगे? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। लेके आया हूँ आपके लिए एक, मैं क्या बोलूं भाई, जिनकी मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। गिल सर आज हमारे साथ है। बहुत सारी ऐसी बातें करने वाले हैं, आपकी मन की बात जो है वो पूरी इस वीडियो में निकलेंगी, पूरी इस वीडियो में निकलेंगी। अगर आप नहीं जानते तो बता दूं, गिल सर न्यूक्लियर साइंटिस्ट रह चुके हैं बार्क में, थर्मल के स्पेशलिस्ट हैं, आप बोल सकते हैं इंडिया के बेस्ट टीचर्स में से एक हैं। और गिल सर से मैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक सवाल पूछने वाला हूं, और सर ने इतने प्यार से और इतने सभ्य तरीके से जवाब दिए, इतने अच्छे से आंसर दिया, मेरा भी खुश हो गया। कुछ क्वेश्चंस बताऊं, जैसा कि मैंने उनसे पूछा कि जो कोरोना वायरस आया उसमें जो भैया हमको नौकरी नहीं मिली, एज लिमिट से हम बाहर हो गए, तो क्या वह सही हुआ? गवर्नमेंट को, अनरिजर्व्ड को, जनरल को, ईडब्ल्यूएस को एज में रिलैक्सेशन देना चाहिए क्या? यह सवाल मैंने पूछा। इसके अलावा क्या ये जो मिशन मोड निकला हुआ है, 10 लाख वैकेंसी निकालना है, क्या यह सिर्फ वोटिंग के लिए है? क्या यह सिर्फ इलेक्शन के लिए है? इसका भी जवाब गिल सर ने दिया। इसके अलावा भाई लोग, गेट और पीएसयू को अलग होना चाहिए, यह भी मैंने गिल सर से बात की। इस बारे में भी मैंने गिल सर से बात की, बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दिया सर ने। सर तो हमारे साथ हैं बिल्कुल, और ये भी बोल रहे हैं कि अगर आप लोग जंतर मंतर जाते हैं तो मैं भी आपके साथ हूँ। प्रोटेस्ट में गिल सर भी हमारे साथ है, लेकिन यूनिटी होनी चाहिए, हम सब में एकता होनी चाहिए। जैसे रेलवे में हुआ था ना भैया, कुछ भी होगा नाटक तो यहाँ पर ट्रेनें जल जाती हैं, तो यूनिटी नहीं रहेगी तो कुछ नहीं होगा। और अगर हम सब इंजीनियर डिप्लोमा वाले एक साथ हो जाए, गिल सर भी यही बोल रहे हैं कि अगर हम सब एक साथ हो जाए तो हम बहुत सारे परिवर्तन ला सकते हैं। इसके अलावा जो गेट में बार बार फीस हाइक हो रही है, हमसे पैसे बार बार लिए जा रहे हैं, पीएसयूज गेट के साथ जुड़े जा रहे हैं, हमसे पैसे लिए जा रहे हैं, हम लोगों से, बेरोजगारों से जीएसटी लिया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन फीस लिया जा रहा है। इन सब के बारे में भी मैंने गिल सर से बात की, और गिल सर ने बहुत बढ़िया तरीके से हमको बहुत सारी चीजें समझाई हैं, और बहुत सी ऐसी भी चीजें बताई हैं कि भविष्य में हमको क्या करना चाहिए जिससे हमारा फायदा हो सके। टेक्निकल वीडियो नहीं होने वाला है, थर्मल इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले, ये सब नहीं। जो मुख्य बात है, जो हम इंजीनियर्स का पॉइंट है, जो हम तकलीफ झेल रहे हैं, उस बारे में मैंने इस वीडियो में गिल सर से बात की है। तो आप प्लीज आखिरी तक इस वीडियो को देखना,
लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, क्योंकि गिल सर हमारे साथ है, बिल्कुल हमारे साथ है और यह बात सब तक पहुंचनी चाहिए। भैया मेरे साथ बने रहिए, गिल सर के साथ बने रहिए, आखिर तक बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ और गिल सर के साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। लाइक और शेयर करने तो बोल ही दिया, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और शेयर करने तो मैं सिर्फ इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि हम एक हो, यूनाइट हो। ये जो दिक्कतें हो रही है, परेशानी हो रही है, नौकरियां नहीं लग रही हैं, अगर हम बड़े बड़े आदमी लोग को, जो बड़े बड़े टीचर्स लोग हैं, हम सब मिल के इनको जोड़ेंगे नहीं, अपने साथ लेके नहीं चलेंगे और अपनी प्रॉब्लम इनको नहीं बताएंगे, और ये जब हमारे साथ मिल के आवाज नहीं उठाएंगे तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो पहल कर रहा हूं मैं, गिल सर के साथ रह चुके हैं ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट, बार्क में इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स है गिल सर। स्वागत है आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू अंकित फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। और आई थिंक कि काफी फ्रूटफुल इंटरेक्शन होने वाला है हम लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा कि पूरा जो आंसर है मैं पूरी ईमानदारी से सही आंसर देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले गिल सर पूछता हूँ आपसे, पहला क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक टाइप का है। अभी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जीडी, असम राइफल, नारकोटिक्स और बहुत सारी वैकेंसीज निकली, 24,000 से ज्यादा वैकेंसीज निकली। उसमें भारत सरकार ने क्या अच्छी बात की कि कोरोना वायरस के कारण जो नौकरियां नहीं निकली थी 1-2 साल, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एज में रिलैक्सेशन दिया जनरल वालों को, ईडब्ल्यूएस वालों को, अनरिजर्व्ड वालों को 3 साल का, 3 इयर्स का। तो इस बारे में गिल सर से सबसे पहले मैंने सवाल किया, सुनते हैं हम गिल सर से। गिल सर इस बारे में क्या सोचते हैं? मुझे इसमें यही लगता है कि जैसे कोविड में सब कुछ बंद था, कोविड में बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाए गए हैं और बहुत सारी वैकेंसी को लेके इशू हुआ है, एग्जाम डिले हुआ है। और तो ये एज रिलैक्सेशन वाला कंपोनेंट आना चाहिए, क्योंकि मान लो कोई कोविड के टाइम पे ऐसा स्टूडेंट था जो एकदम एज लिमिट पे ही था, मान लो कहीं पे 28 साल एज लिमिट है, उसका एज 28 साल ही है, या 25 साल एज लिमिट है, वो 25 साल का ही है, तो जब 2 साल वैकेंसी नहीं आया तो उसका तो बेड़ा गर्क हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 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 आप एक जगह बता रहे हैं कि जहाँ गवर्नमेंट ने 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है, ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा स्टेप है और ये बाकी सारी जगह इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि कोविड के दौरान जब आपने एग्जाम नहीं कराया है, जब आप जहाँ पे आपने वैकेंसी नहीं निकाला है कोविड के दौरान, वहाँ आपको ये रिलैक्सेशन देना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ लोग प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं, बहुत पैनिक सिचुएशन था, बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हुआ है लोगों में, बहुत ज्यादा डेथ वगैरह हुआ है लोगों के घर पे, तो लोग एक परेशानी में थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी कैंडिडेट इस पीरियड में थे उनको एज रिलैक्सेशन हर जगह, मतलब जो भी एग्जाम है, सारे जो एग्जाम नहीं हुए हैं, जो एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं वो ठीक है, लेकिन जो एग्जाम नहीं कंडक्ट कराए गए हैं उनमें एज रिलैक्सेशन 100% मिलना चाहिए। और मैं फुल्ली इस चीज को सपोर्ट करता हूँ कि गवर्नमेंट को इस पर नेसेसरी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इससे लैक्स स्टूडेंट की जो आप कह सकते हो करियर की बात है, उनका भविष्य जुड़ा हुआ है। और एक मिडिल क्लास जो लोग होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट जॉब जो है वो एक सपना होता है। तो ये अगर यहाँ पे गवर्नमेंट रिलैक्स नहीं कर रही है तो ये एक प्रकार से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो मैं गवर्नमेंट या जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनसे मैं ये चीज पूरा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी ये जो एज रिलैक्सेशन है इस कंपोनेंट को कंसीडर करें। इसके अलावा गिल सर आप मेरे को एक बात और बताइए, क्या ये आपको चुनावी जुमला लग रहा है? क्या रेलवे में जो रिक्रूटमेंट निकलने वाले हैं निकल सकते हैं, रेलवे में पक्का रिक्रूटमेंट निकल सकते हैं, तो क्या रेलवे में भी एज में रिलैक्सेशन देना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? यह जो कोविड-19 के कारण जॉब नहीं निकली, क्या सरकार जो एज में रिलैक्सेशन देने की पहल शुरू की है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, तो वो सेम चीज यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो सकती है ना, तो एटलीस्ट जो लोग बॉर्डर लाइन पे खेल रहे थे उनको एक मौका मिलेगा, उनके लिए एक लाइफ लाइन जो है वो मिलेगा। तो मतलब ये तो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है ना। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अगर मान लो किसी का एज लिमिट 35 साल है तो उसको परमानेंटली 40 नहीं करना है, बट जो जिनका एज लिमिट यहाँ पे कोविड पीरियड में पूरा हो रहा था एटलीस्ट उनको एक्सटेंड करना चाहिए।
उनको वन टाइम रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। थैंक यू सर, आपने हमारा सपोर्ट किया। अभी जस्ट 7 नवंबर 2022 को डिसीजन आ गया, ईडब्ल्यूएस जीत गया, भारत सरकार जीत गई। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा था, संविधान पीठ बैठी थी, 3:2 के रेशियो में ईडब्ल्यूएस जीत गया। यानी कि 3 जजेस ने कहा कि ईडब्ल्यूएस सही है, 2 लोगों ने कहा यानी कि 2 जजेस ने कहा कि ईडब्ल्यूएस गलत है। आप क्या क्या सोचना है? ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिक क्राइटेरिया, मतलब पैसा देख के, यानी कि जो 8 लाख की जो लिमिट रखी गई है, क्या ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन सही है या गलत है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में, इस डिसीजन के बारे में? अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ। इस स्टैंड में मुझे ऐसा लगता है कि एक समय ऐसा था जब मतलब कुछ एक जातियां थी जिनके साथ एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उसको ओवरकम करने के लिए एक रिजर्वेशन पॉलिसी लाया गया जिसमें जातिगत बेसिस पे जो रिजर्वेशन है वो लोगों को दिया गया है एक समय पर। तो मेरा ये स्टैंड है कि ये उस समय के लिए सही था कि आप एक जाति के बेस पे लोगों को रिजर्वेशन दे रहे हो, ठीक है। बट अब ये मान लेना कि कोई सवर्ण है तो वो अमीरी है, या कोई मान बैकवर्ड है तो वो गरीबी है। बहुत सारे ऐसे बैकवर्ड हैं जो बिलीनियर्स हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे एसटी हैं जो करोड़पति हैं, और बहुत सारे ऐसे सवर्ण हैं जो जिनके पास खाने को 2 टाइम का रोटी नहीं है। हम लोग गांव में रहते हैं, देखते हैं आजकल सवर्णों का भी हालत बहुत खराब है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो, एक जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन था ना, उसका जरूरत था, क्योंकि सोसाइटी में एक लेवल पे जो था, कुछ जो कास्ट था उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उनको ओवरकम करने के लिए रिजर्वेशन दिया गया। आप अभी भी दीजिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जैसे आदिवासी समाज है या बाकी बहुत सारे ऐसे समाज हैं जहां पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उनको रिजर्वेशन चाहिए, तो उनको आप रिजर्वेशन दीजिए, उससे दिक्कत नहीं। बट दिक्कत ये आती है कि क्या मतलब कोई अगर सवर्ण है और वो गरीब है तो वो अगर फॉर्म उसके पास फॉर्म भरने के पैसे नहीं है तो क्या उसको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। और मैं स्ट्रांगली इस पॉइंट को सपोर्ट करता हूं कि जो रिजर्वेशन है वो इकोनॉमिक बेस पे भी होना चाहिए, और उन लोगों को मतलब रिजर्वेशन आप उस बंदे को रिलैक्सेशन दीजिए जो एक्चुअल ग्राउंड पे नीडी है। अब वो SC ST भी हो सकता है, वो OBC भी हो सकता है, वो जनरल भी हो सकता है। मतलब सिर्फ इसलिए कि आप सवर्ण हो, आपको ये मान लेना कि आप करोड़पति हो, ये थोड़ा सा जो है वो एक भेदभाव है, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे बैकवर्ड लोग भी हैं जिनके जनरेशन से लोग सिविल सर्वेंट हैं, तो अब उनको रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? जैसे मान लो कोई 2 जनरेशन लगातार सिविल सर्वेंट या IAS है, उसके बच्चे को रिजर्वेशन की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है, क्योंकि उसके पास सारा सुख सुविधा है, सारा फैसिलिटी है, वो पैसा दे सकता है। फिर उसको भी अगर रिजर्वेशन दे रहे हैं, दैट इज रॉन्ग थिंग। तो मुझे लगता है कि जिनको रिजर्वेशन मिल भी रहा है, उनकी जब इकोनॉमिक कंडीशन एक लेवल के ऊपर हो जाती है तो उनको रिजर्वेशन वाले क्राइटेरिया से बिल्कुल हटाना चाहिए। मतलब जैसे अगर कोई किसी को रिजर्वेशन मिल रहा है और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी हो सकती है, तो उसे कुछ ऐसा पॉलिसी होना चाहिए कि गवर्नमेंट हटाए या वो सेल्फ ही हटे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा जो है वो गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले लोग हैं उनको भी जो सहूलतें हैं दिया जाए, और इस पॉइंट को थोड़ा सा कंसिडर जो गवर्नमेंट है करे, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है ना, जैसे OBC में एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया, OBC क्रीमी लेयर, है ना। तो OBC क्रीमी लेयर में क्या हुआ कि OBC जो क्रीमी लेयर में आ रहे हैं वो फिर उनको जनरली ट्रीट किया जाएगा, उनको रिजर्वेशन मतलब ना के बराबर, उनका जो सहूलतें हैं उनकी ना के बराबर हो जाती है OBC। ऐसा हर जगह होना चाहिए, वो एक टर्म होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम मैं एक चीज और भी यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि जब हम इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन देते हैं ना, तो इकोनॉमिक सर्टिफिकेट मतलब इकोनॉमिक इनकम को घोषित करना, जो नौकरी कर रहा है वो तो घोषित कर सकता है, बट जो छोटे जैसे दुकानदार है या जो छोटे बिजनेस कर रहे हैं उनकी इनकम प्रॉपर्ली घोषित कर पाना बहुत जो है वो पॉसिबल नहीं है। और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट बनाने में भी बहुत सारा फ्रॉड होता है, जो कि ग्राउंड लेवल पे हम लोग देखते हैं। yes, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, बट जो सर्टिफिकेट बनाने में गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ऐसा पॉलिसी इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आदमी की इनकम 10 लाख रुपए पर एनम है और वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है। मतलब मेरा ये मानना है कि रिजर्वेशन का क्राइटेरिया इतना स्ट्रिक्ट कर दो कि जो नीडी है ग्राउंड पे उसी को उसका बेनिफिट मिले, तो वो बेटर रहेगा। अब अदरवाइज अगर आदमी, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो करोड़पति हैं, उनके बच्चे रिजर्वेशन का फायदा ले रहे हैं, तो दैट इज नॉट जस्टिफिएबल। आप जो नीडी है उनको दो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। आप सवर्ण है, बैकवर्ड है, SC ST है, जिसको जरूरत है आप उसको रिजर्वेशन दो।
दैट इज माय टेक, पर्सनल ओपिनियन। इस पे मतलब मैं किसी पे थोप नहीं रहा हूँ, दैट इज माय पर्सनल टेक ऑन रिजर्वेशन। सर जैसे आपके विचार है ना, सेम टू सेम विचार मेरे भी वैसे ही हैं। अगला सवाल है गिल सर आपके लिए, मिशन मोड आपने तो सुन ही लिया होगा। मोदी जी 10 लाख वैकेंसी निकालने वाले हैं अगले 1.5 साल में, और वैकेंसी निकलना शुरू हो गई हैं। बताइए कि ये इलेक्शन के लिए हो रहा है, ये वोटिंग के लिए हो रहा है, जेन्युइन है? क्या सोचते हैं आप मिशन मोड के बारे में? क्या ये सक्सेसफुल होगा? क्या 10 लाख वैकेंसीज निकलेगी, या यह भी जुमला साबित होगा? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? प्लीज बताइए, प्लीज, हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल एक वोट बैंक का जो क्राइटेरिया इसको बोलते हैं ना, वोट लेने का तरीका है। इस पे मेरा ये मानना है कि जो तरीका बिल्कुल गलत है। अगर आप 10 लाख, पहली बात, या तो आप 10 लाख नौकरी दोगे या तो आप फ्रॉड कर रहे हो, दो हाँ चीजें हाँ। हैं। ये यदि आप फ्रॉड कर रहे हो तो कोई उसमें इश्यू नहीं है। दूसरा एक कंडीशन ये है कि आपके पास 10 लाख नौकरियां हैं। हाँ यदि आप हैं तो आप उसको ओवर द ईयर स्प्रेड करके दो, सबसे बेस्ट है। उससे स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट भी नहीं होता, उसको एक पूरे सिस्टम में भरोसा रहता है मुझे नौकरी मिलेगा, वो लगा रहता है भले ही कम हो। अब जैसे 10 लाख नौकरियां, अगर उसको 2-2 ढाई लाख जो नौकरी है अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो कोई कहीं इशू ही नहीं है। लेकिन एक बात मैं और भी बोलना चाहूंगा कि हम लोग ऐसी जो पॉलिसी आती है ना जिसमें 10 लाख वैकेंसी आती है, गवर्नमेंट 4 साल कुछ नहीं करती है और आखिरी साल में कुछ एक लॉलीपॉप दे देती है और हम सब लोग खुश होकर फिर उसको वोट करते हैं और ये सारा पॉलिसी चलता रहता है। मेरा ये सबसे रिक्वेस्ट है, खासकर स्टूडेंट्स हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर ऐसी कोई चीज आती है उसको आप बिल्कुल मत सपोर्ट करिए। गवर्नमेंट ऐसा करती है क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करके मुझे बेनिफिट मिलेगा। जिस दिन उसे बेनिफिट मिलना बंद हो जाएगा, उसे पता लग जाएगा कि लोग लोग अब लॉलीपॉप नहीं खा रहे हैं, ये सब बड़ा सिस्टम अपने आप बंद हो जाएगा। तो थोड़ा क्रेडिबिलिटी लोगों का भी बनता है कि ऐसी चीजों को आप सपोर्ट ना करो, तो ऑटोमेटिकली जो फ्यूचर में आने वाली गवर्नमेंट है वो जो जॉब्स है उनको बहुत सीरियसली लेगी और हर साल जितना जॉब्स आना चाहिए उसको डिस्ट्रीब्यूट करके रखेंगे। गिल सर मैं बता रहा हूँ, जैसे कि बोला जा रहा है कि 1.5 लाख वैकेंसी रेलवे में निकलेगी, तो यह भी तो किया जा सकता है ना कि 30-30 हजार वैकेंसी हर साल निकाला जाए, ताकि हर साल लोगों को मौका मिले। जैसे 5 साल का है तो 30-30 हजार वैकेंसी 5 साल तक निकाली जाए, जिससे हर साल लोगों को एग्जाम देने का मौका मिले, लोग एज लिमिट में रहें। क्योंकि अगर सिर्फ चुनाव के टाइम पे वैकेंसी निकलेगी तो आधे से ज्यादा लोग तो एज लिमिट से बाहर ही हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2025 में जो पास आउट होगा वो फिर इंतजार करते रहेगा अगले इलेक्शन तक का, अगर वो रेलवे का फॉर्म भरना चाहता है तो। अगला सवाल पूछता हूँ सर आपसे, गेट की फीस का फॉर्म 1700 रुपए हो गया है, प्लस पीएसयूज जो जुड़ती हैं गेट के साथ, हम उसका भी फॉर्म भरते हैं, उसमें भी फीस लगती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में वैकेंसी निकली या एनटीपीसी में वैकेंसी निकली, फॉर्म भरने की फीस लग रही है, कहीं कहीं पे जीएसटी लगता है, टैक्स लगता है, हम बेरोजगारों से टैक्स लगता है, काउंसलिंग का भी पैसा लगता है। क्या ये सही है या फिर हमारे साथ कोई खिलवाड़ हो रहा है? क्या इसका कोई सॉल्यूशन निकल सकता है क्या सर? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? थोड़ा सा बताइए ना हमको भी। देखो, इसमें बहुत सारा जो कंपनियां हैं, अब एक ऐसा होता है कि पहले गेट का फॉर्म का फीस भरो, फिर उसके बाद हर कंपनी का, हर पीएसयू का फॉर्म भरो, तो एक स्टूडेंट को बहुत एक्सपेंसिव लगता है कि 2000 रुपये यहाँ दो, फिर हर कंपनी का फॉर्म 500-700 रुपए का आ रहा है, 10 जगह आपने भरा तो उसके बाद 5000 हो गया, फिर काउंसलिंग फीस दो, दुनिया भर का खर्चा है। तो ये तो मुझे जो है वो टोटली जो है ना, ये तरीका बिल्कुल जो है वो ठीक नहीं लगता है कि इसको मैं सपोर्ट। इलॉजिकल है सर। मुझे ऐसा लगता है, देखो जो पीएसयू का नौकरी है ना, इट डजंट रिक्वायर एनी वेरी स्पेशल काइंड ऑफ नॉलेज। जब बीटेक से बच्चा जाता है तो उसको ज्यादा कुछ आता जाता नहीं है। मुझे ऐसा क्या लगता है कि सारे पीएसयूज को मिला के एक सेंट्रलाइज रिक्रूटिंग एजेंसी बना देना चाहिए, वो रिक्रूटमेंट करे। क्योंकि देखो, वो एक बार गेट का आपके पास स्कोर हो जाए, उसकी एक कॉमन फीस आप रख दो, वो सेंट्रलाइज जो उसमें सारे पीएसयूज का कंट्रीब्यूशन हो, वो बच्चों को बैठ के सेलेक्ट करे और लोग अपने हिसाब से अपना अपना पीएसयू चले जाएं, अपना अपना पीएसयू सेलेक्ट कर लें। क्योंकि उसके बाद 6 महीने का डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग तो हो ही रहा है ना। पीएसयू के इंटरव्यू में ऐसा कुछ खास तो होता नहीं, नॉर्मल वही बीटेक की चीजें पूछते हैं। तो आप जनरलाइज चीजें पूछो और उसके बाद स्टूडेंट को ऑप्शन दे दो अपना इंटरव्यू के मार्क्स और रैंक के हिसाब से कि वो अपना अलग अलग पीएसयू में चला जाए। तो उससे क्या बेनिफिट होने वाला है, तो उससे स्टूडेंट को ये बेनिफिट होगा कि एक एक कॉमन एग्जाम, इंटरव्यू एग्जाम होने के लिए उसको एक बार फीस भरना है, और गवर्नमेंट के लिए भी आसान है। लेकिन अब वो कोऑर्डिनेशन का गवर्नमेंट में कमी है। मुझे लगता है कि एक सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो
पीएसयू के लिए होना चाहिए, जो मैंने अभी सजेस्ट किया है। इससे बच्चों का काफी जो है फायदा होने वाला है। और इसमें ये नहीं कह सकते कि पीएसयू का कोई बहुत स्पेशलाइज वगैरह कुछ नहीं है, वो नॉर्मल एक इंटरव्यू होता है जनरल एप्टीट्यूड टाइप का और बेसिक टेक्निकल इंटरव्यू, वो सब लोग कॉमन मिलकर भी कंडक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद बच्चे को जो पीएसयू अलॉट होगा उसमें 6 महीने का डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग है, ये वहां पे वो अपना कंपनी का काम सीख लेगा। सिंपल है। तो ये तो इसको तो तुरंत मुझे लगता है कि ऐसा कुछ सोल्यूशन गवर्नमेंट को निकालना चाहिए। अगला सवाल बहुत खतरनाक है सर। इंजीनियर्स लोग के साथ, डिप्लोमा वालों के साथ ना बहुत सारी ना चीजें ऐसी ऐसी हो रही हैं जो हम लोग को अच्छी नहीं लग रही है। कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भी थोड़ा विरोध प्रदर्शन करें या फिर प्रोटेस्ट करें, लेकिन आप जानते हैं यूनिटी नहीं है। हमको पढ़ाई करना है, गेट निकालना है, दूसरे एग्जाम्स क्लियर करना है। हम सब एक जगह एक साथ नहीं जुड़ सकते, आप जानते हैं ये चीज को। तो क्या अगर हम कभी जंतर मंतर जाते हैं या फिर प्रोटेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, इंजीनियर्स डिप्लोमा वाले अगर हम कभी जंतर मंतर जाते हैं या कहीं और भी जाते हैं, तो क्या आप हमारा साथ देंगे? क्या आप हमारा साथ देंगे? क्या आप हमारी आवाज बन के हमारे साथ खड़े रहेंगे? बताइए जरा। देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है कि अगर कोई भी जो स्टूडेंट है वो जेन्युइन मतलब डिमांड करते हैं, तो मैं तो हमेशा स्टूडेंट के साथ हूँ। ठीक है, मैं स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, स्टूडेंट कम्युनिटी से जुड़ा हुआ, तो आई एम ऑलवेज विद स्टूडेंट कम्युनिटी। लेकिन मेरा ये मानना है कि वट एवर डिमांड जो स्टूडेंट रख रहे हैं गवर्नमेंट के सामने, आजकल बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसके तहत जिससे आप अपनी वॉइस को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हो। जंतर मंतर उसके लिए कोई बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपना पढ़ाई छोड़ के जंतर मंतर पे धरना देने आओ। दैट इज नॉट द ओनली वे। सोशल मीडिया एक तरीका है। आजकल सारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, ट्विटर पर हैं, आप जाइए उनको टैग करिए, अपना जो प्रॉब्लम, जेन्युइन प्रॉब्लम है वो रखिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ कोई पॉलिटिकल थोड़ी ना, कोई गवर्नमेंट गिराने का बात थोड़ी ना कर रहे हैं। हमें एक दुख दर्द है, गवर्नमेंट हमने चुना है, हम उससे बात कर रहे हैं कि भाई हमें ये इशू है ना, और आप इसको एड्रेस कर दीजिए। तो देयर आर सो मेनी वेज। होता क्या है कि हम कोई इशू को चलाते हैं, और मैंने जो मेरा अपना एक्सपीरियंस पिछले 2-3 साल से है कि थोड़ी देर तक हमें बहुत उत्साह रहता है, हम करते हुए भूल जाते हैं। और ऐसा बहुत बार बहुत जगह हमने देखा है कि लोग इकट्ठे होके धरना देने चले गए, इकट्ठे होके कुछ के बाद उसका कुछ कंक्लूजन नहीं निकला। क्योंकि क्या होता है ना, जब तक आप किसी भी विरोध प्रदर्शन को, किसी भी डिमॉन्स्ट्रेशन को, किसी भी रेवोल्यूशन को का जो लीडर है ना उसको अच्छे से गाइड नहीं करेगा तो उसका कोई रिजल्ट कभी निकलता नहीं है। आप कभी भी देखो, चाहे वो पॉलिटिकल एजिटेशन हो या कुछ भी हो, जब तक उसका प्रॉपर तरीके से किया ना जाए ना, उसका मोटो ना पता हो कि उसको कैसे अचीव करना है हमें अपना टारगेट, तब तक नहीं होता। देखो, गवर्नमेंट सुनेगा, क्योंकि एट द एंड गवर्नमेंट को भी तो वोट लेना है ना, सुनेगा। लेकिन अब उसमें क्या होता है कि अब जैसे कोई एक इशू आएगा, उसी में स्टूडेंट कम्युनिटी बाइफरकेट हो जाता है, आधे लोग ये बोलते हैं, आधे लोग ये बोलते हैं, तो फिर वो इशू डाइवर्ट हो जाता है। अगर स्टूडेंट कम्युनिटी यूनाइट होकर अगर कोई एक्शन ले रहा है, तो बिल्कुल उसका रिस्पॉन्स हमने देखा है, पास में लोगों को पे हुआ है, और लोगों पे क्या नाम है, जो लोगों की बात है सुनी गई है। लेकिन अगर आप एक इशू में 10,000 लोग और 5,000 लोग बटे हुए, देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी रिजल्ट। बिल्कुल सही कहा आपने। हम सबको एक साथ होना जरूरी है, यूनाइट होना जरूरी है। लेकिन हमारी संख्या बहुत कम है ना सर। रेलवे में देखिए ना सर, थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो ट्रेनों में आग लग जाती है, या हम कुछ भी अनाउंसमेंट करते हैं या फिर हम ट्विटर पे भी कोशिश करते हैं कि किसी को कुछ बोले, तो भी हमारे ट्वीट 100, 200, 300 से ज्यादा नहीं जाते। क्या आप हमारी मदद करेंगे? क्या आप हमको एक करेंगे? क्या आप हमको यूनाइट करेंगे? बताइए सर, हमारी मदद कीजिए सर, हमको आपकी मदद की जरूरत है। मैं तो हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट कम्युनिटी को हमेशा यूनाइट रहना चाहिए, और जो भी अपने इशू है वो यूनाइट होकर ही रेज करना चाहिए, क्योंकि वही एक तरीका है कि आप जो आपको दुख दर्द है उसको आप एड्रेस कर सकते हो। हमेशा यूनाइटेड हो। मैं नॉट ओनली स्टूडेंट कम्युनिटी, मैं हर जगह ये बोलता हूँ कि ना केवल स्टूडेंट, लाइफ के हर एस्पेक्ट में जो लोग यूनाइटेड नहीं है उनको कोई नहीं पूछता है, चाहे जहां भी हो। आप देख लो, वही कम्युनिटी जिनका यूनियन बहुत स्ट्रांग होता है उनकी आवाज सुनी जाती है। अकेला चना अब इस डेमोक्रेसी में बाहर नहीं पड़ सकता। जब तक आपका स्ट्रांग ग्रुप, स्ट्रांग यूनियन नहीं है, योर वॉइस विल नॉट बी हर्ड इन द डेमोक्रेसी। जो जो देखो, जो स्टूडेंट होता है ना, एक स्टूडेंट अगर 2 करोड़ स्टूडेंट है ना, वो 2 करोड़ स्टूडेंट नहीं है। 2 करोड़ स्टूडेंट से जुड़े हुए कम से कम 50 करोड़ लोग हैं। हर स्टूडेंट का माँ बाप है, भाई बहन है, तो अगर एक स्टूडेंट इफेक्ट हो रहा है तो उसका परिवार भी तो इफेक्ट हो रहा है।
तो स्टूडेंट अगर 2 करोड़ तो वो 2 करोड़ नहीं है, तो वो 30 करोड़ 20 करोड़ है। मतलब एक स्टूडेंट से जुड़े हुए 4-5 लोग तो होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गिल सर आपका। आपको दिन भर इतने सारे काम रहते हैं, उसमें से आपने ये 15 मिनट निकाला और हम लोगों के लिए BE डिप्लोमा वालों के लिए बात किया, और ऑथेंटिक तरीके से आपने जो भी चीज बोली मेरे को बहुत अच्छा लगा, और आपसे बात करके भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं मैं आपका कि आप मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर आए और अपनी राय रखी, और मेरे को तो बहुत ज्यादा खुशी इस बात की है कि आप मैकेनिकल वालों के साथ है, आप BE डिप्लोमा वालों के साथ है। यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। गिल सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? मजा आ गया होगा। आपकी दिल की जितनी भी बात है, भड़ास है, जो भी है, सब बातें क्लियर इस वीडियो में लगभग हो गई होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। भाई पसंद आए लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज लेटेस्ट अपडेट लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग। जय जवान, जय किसान।